क्या चल रहा है मैथ में तुम लोग का? हम्म? जो बोलोगे हम वही पढ़ा देंगे। हम्म? हम्म? देखो अभी हम जो भी है रिवाइज कर देते हैं, जो जो चैप्टर हो चुका है, ठीक है। टोटली चैप्टर रिवाइज कर देते हैं। ओके। सबसे पहले तो कोई एनीबॉडी कैन डिफाइन मोशन। व्हाट इज मोशन? क्यों? क्या चीज? हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, है ना। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ओके। दूसरा पॉइंट था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों सेम चीज है जी, दोनों दोनों लेंथ है, तो नाम दो क्यों? अगर जो दोनों सेम चीज है, लेंथ है, तो उसका नाम दो क्यों? सब खा गया तुम लोग, सब खा गया, है ना। क्या? हाँ जी। हम्म। चलो एक बार रिवाइज कर देते हैं। आपने मोशन में नाम सुना होगा, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हम और क्या बोलते हैं? एक लीनियर मोशन और एक, हाँ, रेक्ट लीनियर मोशन इसी को बोलते हैं। क्या? रेक्ट लीनियर मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, जब एकदम सीधा रेखा में ऑब्जेक्ट चलता है। क्लियर ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस तरह का मोशन में स्ट्रेट लाइन में, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, देन दिस मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन कर्व पाथ, देन दिस इज कॉल्ड कर्वलिनियर मोशन। क्लियर है ना, यही ना, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आप लोग आ जाओ मोशन का अगला टाइप, ऑक्सीलेशन मोशन, पीरियोडिक मोशन, और कौन सा है? सर्कुलर मोशन, है ना। ये देखते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्किल, है ना। हंस रहा है इधर, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट, एक सर्कल पे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम?
सर्कुलेशन, सर्कुलर मोशन, है ना। एंड ऑक्सीलेशन किसको बोलेंगे? ऑक्सीलेशन किसको बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, क्या बोलते थे हम? एक ऐसा मीन पोजीशन होता था, इसको हम क्या बोलते थे? मीन पोजीशन। और ऑब्जेक्ट इसी के इर्द गिर्द घूमता था। है ना, ये मीन पोजीशन है। और टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर, इर्द गिर्द। अपना मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव कर रहा हो, तो इस तरह का मोशन कौन सा मोशन कहलाता है? ऑक्सीलेशन मोशन। सब लिखाया हुआ, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। बाकी आप लोग खा गए पूरा, ठीक है ना? नहीं, बताया हुआ है ना सब कि कुछ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है, कोई बता सकते हैं? हाँ, when object repeat their path in certain time interval, when object repeat their path in certain time interval, जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम हर एक सेकेंड में इधर उधर होता है। एक सेकेंड में उसका टाइम इंटरवल है ना बना हुआ, हर सेकेंड। नहीं समझे? मोशन ऑफ वॉच क्लॉक, घड़ी का जो हैंड होता है, नीडल होता है, समझ में आ रही बात? वो सर्कुलर मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है। जो हैंड होता है क्लॉक का, क्लॉक हैंड सर्कुलर मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है। अगर जो सेकेंड वाला है तो पर 1 मिनट के बाद रिपीट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि पहला चक्कर को 1 मिनट में, दूसरा चक्कर 1.5 मिनट में लगाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। हर एक मिनट में वो रिपीट करेगा। अगर जो मिनट हैंड है तो हर एक 60 मिनट में रिपीट करेगा करेगा ना। और अगर जो क्लॉक आवर एंड है तो हर एक 12 आवर में रिपीट करेगा, 12 आवर में करेगा ना। तो इस तरह का मोशन पीरियोडिक मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है। समझ में आया? हम ये कहते हैं कि लीनियर मोशन भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है। डिफिनेशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट रिपीट देयर पार्ट विद इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, है ना। मान लिया कि कोई बच्चा 1 मिनट में यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, और ठीक 1 मिनट में वापस चला आता है, फिर 1 मिनट में वहां से जाता है। तो ये अपना पाथ क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। टाइम इंटरवल फिक्स है ना, हर एक मिनट वो अपना पाथ को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो हमारा लीनियर मोशन भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है, कब? जब वो पाथ एक सर्टेन टाइम इंटरवल में रिपीट किया जाए। क्लियर ना? देखो, सभी ऑक्सीलेशन मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं है। नहीं, पेंडुलम वाला जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है। क्या जो आपका झूला है स्विंग, उसका टाइम फिक्स नहीं ना, स्लो हो जाता है तो रिपीट करने में टाइम लगता है ना। तो स्विंग जो है, स्विंग का जो मोशन है वो ऑक्सीलेशन मोशन जरूर है बट पीरियोडिक मोशन नहीं है, है ना। ऑक्सीलेशन मोशन तो है बट पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? सभी ऑक्सीलेशन मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकते, है ना। सभी सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकता। आप एक पार्क में, सर्कुलर पार्क में घूम रहे हैं, क्या आपका टाइम इंटरवल फिक्स है कि आप रिपीट जो कर रहे हैं एक डिफरेंट टाइम के बाद कर रहे हैं? नहीं, उस केस में आप सर्कुलर मोशन में जरूर है, पीरियोडिक मोशन में नहीं है। क्लॉक हैंड की हम बात कर रहे थे तो उसका टाइम फिक्स है कि इसके बाद वो रिपीट करेगा। नहीं समझे? क्लॉक वाला का तो फिक्स है ना कि सेकेंड वाला हर एक मिनट रिपीट करेगा, ये आवर वाला ये करेगा हर 12 आवर में रिपीट करेगा, उसका तो फिक्स है। तो वो पीरियोडिक मोशन है और सर्कुलर मोशन भी है, दोनों है। क्लियर ना? देखिए, पीरियोडिक मोशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं। अगर जो आपने समझ लिया कि पीरियोडिक मोशन कहते किसको है, अब आपसे अगर जो पूछ दे कि क्या लीनियर मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है, और ऑप्शन में रहे यस इफ ऑब्जेक्ट रिपीट दियर पाथ विद इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, तो हम उसको टिक करेंगे कि हाँ ये वाला जो ऑप्शन है ना सही है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन का डिफिनेशन ही यही है कि अपना पाथ को रिपीट किया जाए एक डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद, है ना। तो वहाँ हम लोग उसको टिक कर लेंगे। क्लियर क्लियर ना। अब हम बात कर रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। अगर ये सर्कल है तो ये रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये पॉइंट का नाम ए है, और सॉरी और ये पॉइंट का नाम बी है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ए से बी कहां से गई थी, ए से बी की ओर गई, ए से बी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस हम आपको बताए हैं सम ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, है ना, जिस पाथ पे वो चला है रियली में उसका जोड़ ही हमारा डिस्टेंस है ना। सम ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, यही है ना डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या बोले थे, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर जो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक आया तो मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया ना, शॉर्टकट। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना, कितना 2r होगा ना, बट डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ये वाला है, और पूरा का क्या होता है जी, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर, ये हाफ है तो क्या हो जाएगा जी 2 पाई आर बटा 2, 2 से 2 कितना पाई आर, है ना। क्वेश्चन में जानते हैं क्या करके पूछता है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेगा, बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कर देंगे जी, रेशियो 2r बटा पाई आर, यानी कि 2/22/7 यानी कि 14:22 निकाल लेंगे ना, रेशियो निकाल लेंगे ना। क्वेश्चन को जितना भी रोटेट करें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अपना बेस पकड़ के रखो। जब पेड़ पे से फल तोड़ना हो तो हम लोग टहनी पकड़ के नहीं चढ़ते हैं, कहाँ, जड़ से। पेड़ पे किधर से हम लोग जाते हैं, जड़ की ओर से ना। या देखते हैं कि ना मैंगो तो यहाँ पे है और उसका रूट यहाँ पे है, तो हम वहाँ से ट्राई करेंगे, कभी उस पेड़ पे जा पाएंगे क्या, हमको कहाँ आना पड़ेगा, एकदम बेस पे आना पड़ेगा, समझ गए। तो वैसे एजुकेशन में है, आप अपना बेस पकड़ के रखिए ना, क्वेश्चन जितना घूमेगा आप एकदम एक जगह स्थिर रहोगे और पूरी तरह सब कुछ, पूरी तरह क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। आप लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी होते हैं जिसके कारण गलत कर देते हैं, जैसे ये भी करती, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ गए। अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन, है ना। अच्छा आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अच्छा अच्छा ठीक। तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या अंतर है दोनों में। तो इसका हम क्या लिखेंगे जी, सम ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, है ना, और इसका क्या लिखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पॉइंट ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? उसके बाद क्या, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा, एसआई यूनिट क्या चीज में मापेंगे, मीटर, है ना, इसका एसआई यूनिट चौथा अंतर कौन बताएंगे, जो बताएंगे हम समझेंगे उनका चैप्टर कंप्लीट है। और ये, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और एक अंदर और बताएंगे, ये जीरो नहीं हो सकता और ये जीरो हो सकता है ना, क्या डिस्टेंस कांट बी जीरो, इट मे बी जीरो। इसमें निगेटिव साइन क्यों रखते हैं, जो हम डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव साइन लगाते हैं उसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे हम बोले ना डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर, तो इसका क्या मतलब है, मतलब डायरेक्शन बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, क्या है ये, ऑपोजिट। माइनस, ये माइनस नहीं, ये केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए लिखा गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर ना, समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छा, आगे आते हैं, लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। आज मोशन कंप्लीट रिवाइज कर देते हैं, है ना। तो आपको पता ही है कि 4 लॉ है, देयर 4 लॉ, कितने लॉ, 3, कितने लॉ हैं, 3 लॉ है ना। फर्स्ट फर्स्ट में फर्स्ट लॉ कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कौन मोशन का लॉज कौन दिया था जी, न्यूटन। किसने दिया था, क्योंकि उसी ने सेव गिरते देखा तो ग्रेविटेशन का विचार आया, ये मोशन का विचार आया। हम लोग देखते तो खाने का विचार आता, हमारे विचार और उसके विचार में काफी फर्क है, कि कोई और ना देख ले, पहले सेव खा लो, बाद में सोचेंगे गिरा कैसे, बाद में हम लोग सोचेंगे आम खाने से मतलब या गुठली काउंट करेंगे कि आम खाने से मतलब है ना जी। तो 3 लॉ है। सबसे पहले तो हम एक टर्म आपको बताए थे, दैट इज इनर्शिया। ये हर एक ऑब्जेक्ट में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या है ये, एनीबॉडी कैन डिफाइन? हम इसको बताए थे, हम एक इजी लैंग्वेज बताए थे, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड प्रत्येक वस्तु हैज टेंडेंसी, टेंडेंसी मीन्स क्या, टेंडेंसी मीन्स गुण, है ना। हर एक ऑब्जेक्ट में एक गुण होता है, टू मेंटेन दियर प्रीवियस स्टेट, वो जैसे पहले था वैसे अपने आप को मैनेज रखता है, रुका हुआ था तो रुका हुआ रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। हर एक ऑब्जेक्ट में ये गुण होता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, रेस्ट मीन्स रुका हुआ है ना, और इज इन मोशन या मोशन में है, देन इट बी इन रेस्ट, तब ये रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में ही रहेगा, अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, जब तक हम, जैसे ये देखिए अभी स्थिर है, अस्थिर ही रहेगा, हम एक फोर्स लगाएंगे मोशन में आएगा, है ना। ये जब तक स्थिर रहेगा जब तक कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं किया। यही हमारा न्यूटन्स लॉ कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर जो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, कब तक, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई
ना करें, है ना। इसी को आपको क्या होता है कि आपका सीबीएसई बोर्ड है तो इसी को आपको इंग्लिश में लिखना होता है। जैसे क्या बोलिएगा आप, बोलिए तो क्या बोल सकते हैं फर्स्ट ला को, बोलिए तो। शर्माइए मत, बोले टूटा फूटा। फर्स्ट ला को हम कैसे बोल सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? चलिए इसको एकदम बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं, और कोई बता सकते हैं, बोलिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ। हाँ क्या लिख देंगे जी? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट मेंटेन देयर प्रीवियस स्टेट अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। अपना पिछला स्थिति में ही रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। हम सीधा क्या बोल दिए कि अपना पिछला स्थिति में ही रहेगा अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें किसका डिफिनेशन मिलता है? इनर्शिया का। न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें इनर्शिया का डिफिनेशन मिलता है ना। सेकेंड लॉ बताने से पहले हमने एक टर्म बताया था आपको, मोमेंटम। बहुत अच्छा स्कूल है, सैनिक और नवोदय का तैयारी करवाता है। यही बताए थे ना, यही बताए थे ना। पावापुरी में है। कहाँ है जी? राजगीर में भी है, राजगीर में भी है। लेकिन हम ये मोमेंटम नहीं बताए थे, हम कुछ और बताए थे। सबसे पहले तो आप बता सकते हैं हम मोमेंटम को क्या चीज से डिनोट करते हैं? पी से, है ना। उसके बाद इसका डिफिनेशन क्या है? पी बराबर क्या होता है जी? एम भी। क्या होता है? तो हम क्या बोलते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। बताए, है ना। क्या ऐसा यूनिट बोले तो क्या बोलेंगे जी? मास का ऐसा यूनिट क्या? केजी। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो सेकेंड लॉ देखते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जरा सोचिए कि कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा मतलब मोमेंटम बराबर हमने पढ़ा है मास गुना वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं होगा ना, क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कब चेंज होगा? जब हम उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, है ना। नहीं, जैसे अब आपका आप ही का फ्रेंड है जी, अब ये आप गए घर पे और इसको बोल रहे हैं कि चल भाई बाजार घूमने चलते हैं, ना बुखार लगा हुआ है, बुखार लगा हुआ है, ना उठे। और अगर जो वही हम ऐसे टी शर्ट उठा के को बम जला के रख दे तो ये कैसे उठेगा? या वो कुत्ता अपना वाला छोड़ दे तो फिर कैसे भागेगा? बुखार लगा हुआ है आदमी को। लेकिन हमने फोर्स लगाया, हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया, देखो वेलोसिटी चेंज हो गया। एगो कुत्ता छोड़ दे पीछे तो क्या बुखार लगा हुआ है, नहीं भागोगे? भागोगे ना जी, जरूर भागोगे। हाँ, और तो जगह है ही नहीं। तुम लोग सिंगिंग भी बाथरूम में करते हो, सब बाथरूम सिंगर है।
काफी अच्छी साउंड आती है ना। तो देखिए वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब हम फोर्स लगाएंगे। सपोज करिए ना कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका m kg मास है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, u से। ये u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, या तो रुका है, मूव कर रहा है, u है ना। जो भी इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u। अब हम इस पे एक फोर्स लगा देते हैं, हमने क्या लगा दिया, फोर्स। अब वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, ये क्या होगा जी, मास तो वही रहेगा m kg, और वेलोसिटी हो गया v मीटर पर सेकेंड। इस केस में मोमेंटम कितना है, m गुना u, यही है ना। इस केस में मोमेंटम कितना है, m गुना v, यही है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, कितना हुआ, mu था और क्या हो गया, mv हो गया। तो ये हो गया mv माइनस mu, यही हुआ ना। डिफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट क्या हो गया जी, रेट mv माइनस mu, रेट हम किसको बोलते हैं, बटा t को, बोले ना फिजिक्स में। और ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि हमारा फॉर्मूला निकल के आता है F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बटा टी। m कॉमन ले लीजिए तो बचता है v माइनस यू बटा टी, है ना। और ये इतना बराबर आप क्या पढ़े, a पढ़े है ना। तो हमारा क्या आ जाता है, फॉर्मूला निकल के F इज इक्वल टू एम ए। क्लियर ना, नहीं, F इज इक्वल टू एम ए, है ना। दूसरा भाषा में फोर्स का डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जो हम कोई पेन फेंके तो कितना स्पीड से गया, कितना मास है, हम कितना फोर्स लगाएं, वो कैलकुलेट किया जा सकता है, ना। किसका मास कितना और वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी से गया। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है ना। क्लियर ना, क्लियर। ऐसा यूनिट एफ का, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट डाइन, दशहरा में बच के रहना। दशहरा में बच के रहना चाहिए, ठीक है। हम्म हम्म समझ गया, समझ के फिर पूछता है, गधा लगता है पीटे, और तब तक पीटे जब तक रोना ना शुरू कर दे। क्लियर ना। तो लगभग हाँ एक थर्ड ला बचा है, वो सब कोई जानता है। चलो जी, तुम उसको एक झापड़ मारोगे तो क्या करेगा, ये तुमको एक झापड़ मारेगा। तुम बेंच पे बैठे हुए एक फोर्स लगा रहे हो नीचे की ओर, बेंच क्या कर रहा है, ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है। मतलब थर्ड लॉ कहता है ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लिख दे। क्या जी, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल भी बनाए थे कि जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली का कुछ वेलोसिटी होता है।
तो बंदूक कितना वेलोसिटी से पीछे जाएगा? जब गोली आगे जा रही है तो बंदूक कहाँ जाएगा? पीछे। अपोजिट रिएक्शन होगा, है ना। वो गोली आगे जा रही है तो बंदूक पीछे जाएगा। बहुत बार होता है ना कि तुम लोग आप नया नया जाना फोर्स में और ये गन को ऐसे अपने सामने करके और गोली छोड़ना, तो पता चला गोली तो छूटी और ये जो पीछे का है ना वो तुम्हारे चेहरा पे आके लगेगा जोर से, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार रिएक्शन तो होगा ना। समझ गए? इसीलिए उसको जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे कंधे का सहारा लेते हैं ना, कि धक्का देगा, हम बाकी फोर्स लगा के रखते हैं हम नहीं। दूसरा एग्जांपल आपको लिखने बोले, दूसरा एग्जांपल अगर जो आपको लिखने बोले तो आप सीधा बोल सकते हैं कि व्हेन वी सिट ऑन द बेंच देन वी अप्लाइड अ फोर्स डाउनवर्ड एंड बेंच आल्सो अप्लाइड अ फोर्स अपवर्ड। दोनों का फोर्स क्या होता है जी? इक्वल है। जब जिस दिन आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा बेंच नीचे चला जाएगा। समझ गए ना? इसका तो लिमिट है कि एक लिमिट है कि इससे ज्यादा ये फोर्स नहीं लगा सकता। आपका तो लिमिट नहीं है, आप लगा सकते हैं। अभी थोड़ा सा ठीक है तो आप उतना फोर्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा फोर्स इससे कम है, और थोड़ा सा टूटने वाला होता है तो अभी तक लगा चुके होते हैं। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ठीक है, तो लगभग लगभग मेन मेन पॉइंट हमने मोशन और इसका बता दिया है। ठीक है, तो आगे केमिस्ट्री है क्या है? हम्म, भेजिएगा सर को, भेजिएगा सर। हाँ।